हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में हम BS 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर 1 का यूनिट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 7 में आपको AR देसाई के बारे में पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम AR देसाई के बारे में पढ़ेंगे और AR देसाई ने जो भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि पर अपनी अवधारणा दी है उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो इसकी अवधारणा के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे जो AR देसाई ने दी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं AR देसाई का पूरा नाम क्या है। तो AR देसाई का पूरा नाम है अक्षय कुमार रमनलाल देसाई और रमनलाल देसाई इनके पिता का नाम था। तो पूरा नाम याद रखिएगा। जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जिनका सब्जेक्टिव पेपर होता है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है। AR देसाई का जन्म हुआ था 16 अप्रैल 1915 ईस्वी में गुजरात के नाडियाड में। गुजरात के नाडियाड में 16 अप्रैल 1915 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 12 नवंबर 1994 में हुई थी। इन्होंने PhD किया था और ये देखिए घुरिये जो हमारे भारतीय समाजशास्त्र के पिता हैं GS घुरिये, उनके ये स्टूडेंट थे और उन्हीं के निर्देशन में AR देसाई ने 1946 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय से PhD किया था। तो AR देसाई ने जो PhD की थी तो ये किस सब्जेक्ट पर की थी? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसी पर इन्होंने PhD की थी और यही बुक उन्होंने लिखी थी। बुक का नाम याद रखिएगा, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि। इसी पर उन्होंने PhD की 1946 ईस्वी में और 1948 ईस्वी में इस बुक को पब्लिश किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इसी बुक पर उन्होंने PhD की थी 1946 में, पब्लिश्ड हुई ये बुक 1948 में। बात कर लेते हैं AR देसाई की वाइफ का क्या नाम था। तो इनकी वाइफ का नाम था नीरा देसाई, क्योंकि कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो इनकी वाइफ का नाम नीरा देसाई था और नीरा देसाई जो थी ये महिलावादी विचारक थी। AR देसाई जो थे ये बॉम्बे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनते हैं और उसके बाद ये उस सोशियोलॉजी विभाग के प्रमुख भी बनते हैं। देसाई को भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र का जनक माना जाता है क्योंकि इन्होंने भारतीय ग्रामीण के बारे में अध्ययन किया है। देसाई की जो बुक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इस बुक में टोटल 19 अध्याय हैं, यानी कि इस किताब को 19 चैप्टर्स में विभाजित किया गया है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स वालों के लिए कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कितने चैप्टर्स में बटी हुई है। तो 19 चैप्टर्स या 19 अध्याय, हिंदी में अध्याय और इंग्लिश में चैप्टर्स कहा जाता है। तो ये भी नोट कर लीजिए, इसमें टोटल 19 चैप्टर्स हैं। अब आगे देखिए, AR देसाई ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर भारत में राष्ट्रवाद की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसका विश्लेषण किया है। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि राष्ट्रवाद की जो भारत में राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि है उसका विश्लेषण किस आधार पर AR देसाई ने किया है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर किया है। AR देसाई जो थे उन भारतीय समाजशास्त्रियों में से एक थे जिन्होंने अपने जितने भी समाजशास्त्रीय अध्ययन किए हैं उनमें लगातार द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक मॉडल की और उसे ही लागू किया। और इन्होंने स्पेशली जो भारत में राष्ट्रवाद है उसके बारे में बहुत अच्छे से द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक के हिसाब से उसी के आधार पर अपनी अवधारणा भी पेश की है। देखिए, जो AR देसाई थे उन्होंने कार्ल मार्क्स और एंगल्स महोदय के कार्यों का भी अध्ययन किया और ट्रॉट्स्की ये भी विद्वान थे। तो इन तीनों विद्वानों के जो भी अध्ययन थे उनका भी इनका जो लेखन था, मतलब जो अलग अलग विद्वान होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करके लिखते हैं, तो उनके लिखने का, उनके लेखन का भी AR देसाई ने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल में भी अध्ययन किया था ताकि इनके लेख से भी इनको कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। देखिए, ये बात तो हर भारतीय जानता है कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान हुआ था। जब अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था उसी दौरान भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो किस तरीके से हुआ, कितने चरण में हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में AR देसाई ने अपने इस पुस्तक में बताया है। पुस्तक कौन सी है? जो उन्होंने बुक लिखी है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, उसमें उन्होंने इस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में बताया है और हम आगे इस वीडियो में सब पढ़ेंगे। देखिए, AR देसाई ने एक डेफिनेशन लिखी है और वो लिखते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा निर्मित भौतिक परिस्थितियों का परिणाम है। कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था
उसके द्वारा जो निर्मित भौतिक परिस्थितियां, क्योंकि भारतीय ब्रिटिश सरकार की कठोर नीतियों से, उसके शोषण, उसके अत्याचारों से परेशान हो चुका था, जिसके बाद भारतीय के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना जागती है और भारतीय राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की निरंकुश नीतियां ही भारतीय राष्ट्रवाद का उदय थी। यहाँ पर AR देसाई का यही कहना है। इसके अलावा मार्क्सवाद परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करके ही AR देसाई ने ऐतिहासिक रूप में इसका अध्ययन किया है। आइए अब उस अवधारणा को पढ़ते हैं जो AR देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के बारे में बताई है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, ये लिखते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय ब्रिटिश काल में विभिन्न शक्तियों एवं कारकों की पारस्परिक क्रिया तथा अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ। क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो अलग अलग कठोर नीतियां बना रही थी, भारतीयों का शोषण कर रही थी, अत्याचार कर रही थी, किसानों के ऊपर अलग से अत्याचार हो रहा था, तो ये सब कहीं ना कहीं एक कारण था भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास के विभिन्न कारण हैं और ये सब कुछ आप हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। देखिए, आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में सारी चीजों से आप परिचित होंगे कि ये कैसे कैसे क्या हुआ था। और हर भारतीय जानता है कि भारत में अलग अलग आंदोलन हुए, हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, इन सब चीजों के बारे में तो हर कोई जानता है। तो अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारतीय जो समाज था, उसकी जो सामाजिक संरचना थी, पूर्णतः यानी पूरी तरह से भिन्न यानी अलग और विशिष्ट थी। इसका आर्थिक आधार अन्य समाजों से बहुत अलग था। देश की करीब 2/3 जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या हिंदुओं की थी और इनकी जो सैकड़ों जातियां थी वह उपजातियां थी। मतलब जातियां के अंदर भी बहुत सारी उपजाति होती है, तो अधिकांश जनसंख्या हिंदू की थी, जिसमें सैकड़ों जातियों व उपजातियों में ये लोग बटे हुए थे। इसके अलावा हिंदू धर्म भी समरूप धर्म नहीं था, इसमें कई धर्म संप्रदाय व मतांतर थे। इस प्रकार हिंदू लोग और सामान्य भारतवासी सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से विभिन्न समूहों में बटे हुए थे। भारत के इस विशिष्ट पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का उदय हुआ। देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय उन परिस्थितियों में हुआ था जब भारत के लोग राजनीतिक दृष्टि से अंग्रेजों के अधीन थे। मतलब हर तरीके से यहाँ अंग्रेजों का शासन था। स्पेशली जब भारत में अंग्रेज आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी खोलते हैं और इनका उद्देश्य व्यापार करना था, मगर भारत की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए अंग्रेजों का उद्देश्य बदल गया और उनका उद्देश्य हो गया कि भारत पर शासन करना है। तो अंग्रेजों ने अपने स्वयं की यानी अपनी स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से, मतलब अपने हितों की पूर्ति के लिए, उन्होंने भारत की जो समाज था उसकी आर्थिक संरचना में बहुत ज्यादा बदलाव कर दिया। उन्होंने यहाँ एक केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की तथा आधुनिक शिक्षा, आवागमन के साधन व संदेश वाहन के आधुनिक साधनों एवं अन्य संस्थाओं का भी श्री गणेश यानी शुरुआत की। इन सबके परिणाम स्वरूप यहाँ नवीन सामाजिक शक्तियों एवं वर्गों का उदय हुआ। इन सामाजिक शक्तियों का ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टकराव हुआ और यही शक्तियाँ भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण बनती हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय से क्या तात्पर्य है। जब ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से भारतीयों को अपने अधीन कर चुकी थी, भारतीय अब अंग्रेजों की गुलामी से थक चुके थे और अब ये आज़ादी की जिंदगी चाहते थे, तो इसलिए हर भारतीयों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। इसके लिए कौन काम करता था कि हर भारतीय के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो और हिंदू मुस्लिम आपस में न बटे, मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ें। तो इसके लिए बड़े बड़े नेता थे और उन नेताओं का नाम आप आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी अगली हेडिंग है राष्ट्रवादी भावना के विकास के चरण। देखिए, AR देसाई ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास की जो प्रक्रिया है उसको 5 भागों में विभाजित किया है। वो 5 भाग कौन से हैं, आइए अब उसको देखते हैं। तो AR देसाई का कहना है कि भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना शुरू हुई उसकी प्रक्रिया का जो पहला चरण है वो है 1857 से लेकर के 1885 तक का समय। तो 1857 के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1857 का विद्रोह होता है और इस विद्रोह के दमन के दौरान गाँव के गाँव जला दिए गए, निर्देश गाँव वालों का कत्लेआम हुआ। दमन की इस अमानुषिक कार्यवाही ने सभी भारतीयों के मन में यह भावना भर दी कि अंग्रेजी शासन को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाना चाहिए। देखिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, उसने भारत में व्यापार तो किया ही, मगर उसने साथ ही साथ भारत पर शासन भी किया। जब 1857 का विद्रोह होता है, जिसको भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति या प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना भी जाता है, तो इस आंदोलन के बाद 1858 ईस्वी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो समाप्त हो जाता है भारत से
और भारत की सत्ता को संभालने का जो अधिकार था वो सीधे रूप में ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। यानी ब्रिटिश सरकार अब सीधे तौर पर भारत में शासन करने लगती है 1858 ईस्वी से। उसके बाद 1947 तक वो शासन करती है और 1947 में फाइनली हम अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो जाते हैं। तो अब देखिए, जब 1857 की क्रांति होती है, जो पहला चरण AR देसाई ने बताया है 1857 से लेकर 1885 तक, तो उसमें तो 1857 की क्रांति जो थी सबसे पहला एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरता है। उसके बाद उसी समय मतलब उसी के आगे चलते हुए 1857 से 1885 के काल में ही भारत में बहुत सारे समाज सुधार आंदोलनों का भी उदय होता है और ये सामाजिक संरचना को पुनर्गठित करते हुए एक लोकतांत्रिक चेतना का विकास किया गया, जिसके माध्यम से जन साधारण में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। उस समय भारतीय समाज के अंदर कुरीतियां, भेदभाव, अजीब अजीब चीजें फैली हुई थी। उस समय देखिए, जो हमारा भारतीय समाज था उसमें बड़ी असमानताएं या कुरीतियां फैली हुई थी। मतलब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लड़कियां शिक्षा नहीं ले सकती थी, महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार नहीं थे शिक्षा लेने के। उसके अलावा जिस भी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पति के साथ उसको भी उसी चिता में जला दिया जाता था, सती प्रथा चलती थी, विधवा पुनर्विवाह का सिस्टम नहीं था। तो मतलब उस टाइम महिलाओं की स्थिति बहुत शोचनीय थी, खराब थी। तो उस टाइम पर जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया जाता है उसमें सबसे पहले राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना की जाती है। तो इस आंदोलन के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाया जाता है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, अलग अलग समाज सुधारकों ने भारतीय समाज की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया और उसमें सफल भी होते हैं। तो इस दौरान भी जो भारतीय समाज में फैली बुराइयां थी, असमानताएं थी, उनको इस महान समाज सुधारकों के द्वारा समाप्त किया जाता है। तो ये सब पहले चरण की बात हो रही है। भारतीय राष्ट्रवाद की प्रक्रिया का जो दूसरा चरण है वो 1885 से लेकर 1905 तक का है। 1885 की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना की गई। देखिए, कांग्रेस आगे चलकर आप देखेंगे कि दो गुटों में बढ़ जाती है, एक उग्रवादी और एक उदारवादी। तो जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, तो इस टाइम जो इस कांग्रेस को लीड कर रहे थे वो उदारवादी नेता थे और उदारवादी नेताओं में हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, राणा डे, गोपाल कृष्ण गोखले, PR नायडू, मनमोहन मालवीय, व्योमेश चंद्र बनर्जी, रास बिहारी घोष। तो ये सारे वो नेता हैं जो उदारवादी की नीति को अपनाते हैं। मतलब ये अहिंसा को फॉलो करके काम करते हैं ब्रिटिश सरकार के अधीन। इनका मानना है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अहिंसक रूप में अंग्रेज़ों से अपनी बातों को मनवा लेना चाहिए, क्योंकि इनका मानना ये है कि अगर हम हिंसा करेंगे तो शायद हम और भी कुछ खो दें। तो मतलब ये उदारता की नीति अपनाते हैं। और 1905 तक का जो समय आप देखते हैं दूसरे चरण में, तो इस समय स्वदेशी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, उद्योग धंधों को स्थापित करने की बात की गई। क्यों की गई? क्योंकि 1905 में ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। तो आइए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद की प्रक्रिया का जो तीसरा चरण AR देसाई ने बताया है वो है 1905 से लेकर 1918 तक का समय। देखिए, इस टाइम कांग्रेस का विभाजन हो गया। मतलब आप ये जानते हैं कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने ये कहा कि बंगाल की बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति को कम करने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया है, जबकि अंग्रेज़ों का मकसद था कि बंगाल को दो भागों में बांट करके हिंदू और मुसलमान के बीच में मतभेद पैदा किया जाए। तो अंग्रेज़ों का मानना था कि फूट डालो, शासन करो। जब तक हिंदू मुसलमान में फूट नहीं डालेगी, जब तक हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते, तब तक हमें यहाँ मजबूती नहीं बन सकती। तो इसलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो जब बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया तो उस टाइम बहिष्कार किया गया विदेशी वस्तुओं का और स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया कि अपने देश की बनी वस्तुओं का प्रयोग करो, जैसा कि आपने अभी सुना। तो जो तीसरा चरण आता है राष्ट्रवादी प्रक्रिया में वो है कांग्रेस का विभाजन, जो कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है तो उसके प्रमुख जो नेता थे वो उदारवादी नेता थे, लेकिन जब कांग्रेस का विभाजन दो गुटों में हो जाता है तो देखिए दूसरे नेता थे उग्रवादी, यानी कि वो
हिंसक आंदोलन पर बल देते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा करके ही भारत को आजाद कराना चाहिए। और इन नेताओं में थे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, सी पाल तथा लाला लाजपत राय। तो ये सारे नेता थे उग्रवादी नेता जो हिंसा आंदोलन पर बल देते थे। तो जब सूरत अधिवेशन होता है, सूरत में यह अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो उदारवादी और उग्रवादी यानी नरमपंथी और गरमपंथी कांग्रेस दो गुटों में बंट जाता है, उदारवादी को नरमपंथी और उग्रवादी को गरमपंथी। भारतीय राष्ट्रवाद की प्रक्रिया में जो चौथा चरण है वो है 1918 से लेकर 1934 तक का समय। तो 1918 में गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश कर चुके थे और भारतीय राजनीति में 1919 से लेकर के 1947 तक का जो युग है उस युग को गांधी युग कहा जाता है। लेकिन AR देसाई ने बताया कि जो भारतीय राष्ट्रवाद की प्रक्रिया है वो 1857 से लेकर 1939 तक चलती है। तो इन्होंने अपनी अवधारणा के हिसाब से ये चीज़ें बताई हैं। लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 1947 तक देखते हैं। यहाँ आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं और हम AR देसाई के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो जो चौथा चरण है भारतीय राष्ट्रवाद की प्रक्रिया में उसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1919 से लेकर के 1947 तक भारतीय रंगमंच पर जो छाए रहे वो गांधी जी थे। और इस समय जितना भी आंदोलन चलाया गया उन सभी आंदोलनों का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और इस युग को राष्ट्रीय आंदोलन का युग भी कहा जाता है। और जो ये चौथा चरण था इसमें आपने देखा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और वो असहयोग आंदोलन भी अहिंसा पर आधारित था। और जब चौरी चौरा कांड होता है तो उसके बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, समाप्त कर दिया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उसके बाद जो दूसरा आंदोलन गांधी जी ने चलाया वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके लिए उन्होंने नमक कानून तोड़ा और बहुत सारी जो मांगे उनकी थी जो ब्रिटिश सरकार ने पूरा नहीं किया, तो उसके लिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि प्यार से तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि सविनय अवज्ञा करो, मतलब प्यार से अंग्रेजों की बातों को मत मानो। तो ये दो आंदोलन गांधी जी ने इस समय चलाया। भारतीय राष्ट्रवाद की प्रक्रिया का जो पांचवा चरण है वो है 1934 से लेकर 1939 तक। तो यह वह समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में कुछ नई प्रवृत्तियां भी स्पष्ट होने लगी थी। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि AR देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि को 1857 से लेकर 1939 तक की अवधि तक ही सीमित रखा है। मतलब AR देसाई का ये कहना है कि 1857 की जो क्रांति हुई वहाँ से लेकर के 1939 तक का जो युग था वो पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का युग था। मतलब इससे आगे उन्होंने नहीं कहा कि वो युग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का युग था, जबकि वास्तविकता यह है, जबकि सच्चाई यह है कि भारतीय राष्ट्रवाद की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था 1939 के बाद आरंभ होती है। आपने देखा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। उससे पहले 1940 में बहुत सारे सत्याग्रह आंदोलन जो चलाए गए गांधी जी के नेतृत्व में, बड़े बड़े आंदोलन, उनकी शुरुआत तो 1939 के बाद होती है। लेकिन AR देसाई ने केवल 1939 तक ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि को सीमित कर दिया। तो देखिए 1940 में सत्याग्रह आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आदि आंदोलनों का भारत के राष्ट्रवाद के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसके बाद ही हम 1947 में आज़ाद हुए हैं। लेकिन AR देसाई ने कहाँ तक सीमित कर दिया भारतीय राष्ट्रवाद की प्रक्रिया को? 1857 से 1939 तक। तो जब आप सोशियोलॉजी की बात करेंगे वो भी AR देसाई के अकॉर्डिंग, तो ये बात याद रखिएगा कि 1857 से 1939 तक AR देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद की प्रक्रिया को सीमित रखा है। जबकि जब आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो 1939 के बाद भी जो बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, जैसे कि सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत के राष्ट्रवाद का विकास करने में और भारत को आज़ाद कराने में। अब आगे देखिए, AR देसाई ने 1960 में अपनी एक दूसरी पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म। इसमें उन्होंने नवीन सामाजिक आर्थिक शक्तियों का उल्लेख किया है, जो भारत की नई सामाजिक आर्थिक शक्तियाँ हैं। तो AR देसाई ने अपनी दूसरी बुक जिसका नाम है रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म, जो कि 1960 में प्रकाशित हुई थी,
उसमें उन्होंने नए नए सामाजिक आर्थिक शक्तियों का उल्लेख किया, जिसके कारण स्वतंत्र भारत में पूंजीवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसने संपूर्ण भारतीय समाज को परिवर्तित एवं पुनर्गठित कर दिया। मतलब आज़ादी के बाद की जो पूंजीवादी व्यवस्था की शुरुआत भारत में हुई और पूरे भारत के समाज को बदल दिया और फिर से पुनर्गठित कर दिया, पुनर्निर्माण कर दिया भारत के समाज का। तो उन्होंने इस बारे में अपनी दूसरी बुक के अंदर एक्सप्लेन किया है। बुक का नाम भी आपको याद रखना है, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म। पब्लिश्ड कब हुई? 1960 में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो का जो टॉपिक है AR देसाई के अनुसार भारत के राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि, वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और इसी तरीके से आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चैनल पे चल रही हैं, तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो के